क्या एक इतनी आरामदायक जिंदगी जीने का भी कोई खतरा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि जिंदगी इतनी आसान हो जाए कि कोई अपनी असली ताकत को पहचाने बिना ही मर जाए? ये सवाल डेविड गॉगिन्स अपनी किताब कांट हर्ट मी की शुरुआत में पूछते हैं। आज हमारे पास इसी किताब के कुछ हिस्से हैं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल परिस्थितियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ मैराथन दौड़ने की नहीं है। इसके केंद्र में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। किताब का मिशन साफ है, अपने दिमाग पर लगी बेड़ियों को तोड़ना, वो जो पीड़ित होने की मानसिकता होती है उसे हमेशा के लिए छोड़ देना। चलिए इस असाधारण सफर की गहरी पड़ताल करते हैं। तो गॉगिन्स के कहानी की शुरुआत तो किसी अमरीकी सपने जैसी लगती है। बफलो न्यूयॉर्क में पैराडाइज रोड पर एक बड़ा सा घर, महंगी गाड़ियां, लेकिन जैसा वो खुद कहते हैं, चमकदार सतहें जितना दिखाती हैं उससे कहीं ज्यादा छिपाती हैं। एकदम पर्दे के पीछे की हकीकत वो एक बुरे सपने जैसी थी। उनके पिता ट्रूनिस गॉगिन्स एक कामयाब कारोबारी थे, लेकिन साथ ही एक बेहद हिंसक इंसान भी। परिवार को रात भर उनके रोलर स्केटिंग रिंक स्केटलैंड में काम करना पड़ता था। रात भर? हाँ, रात भर। डेविड, जो उस वक्त सिर्फ 6 साल के थे, उन्हें आधी रात तक काम करना पड़ता था और अगली सुबह उन्हें स्कूल जाना होता था, जहां वो जाहिर है क्लास में नींद से जूझते रहते थे। और ये सिर्फ काम का बोझ नहीं था, बल्कि लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण भी था। गॉगिन्स बताते हैं कि कैसे उनके पिता उन्हें और उनकी मां को बेरहमी से पीटते थे। हाँ, वो एक घटना का जिक्र करते हैं जहां उनकी मां ने पैनिक बटन दबाया, पुलिस आई, लेकिन उनके पिता ने अपनी अमीरी का दिखावा करके उन्हें वापस भेज दिया। बिल्कुल। और उस माहौल ने उन्हें ये सिखाया कि मदद के लिए कोई नहीं आएगा। उन्होंने अपने डर पर नफरत को हावी होने दिया। ये उनके जीवन का वो बुरा हाथ था जिससे उन्हें खुद ही निपटना था। बड़े होने पर गॉगिन्स अपनी पुरानी तकलीफों से जैसे भाग रहे थे। एयरफोर्स में कुछ समय बाद उनका वजन लगभग 300 पाउंड हो गया था। करीब 135 किलो। हाँ, 135 किलो। वो रात में पेस्ट कंट्रोल का काम करते थे और दिन में चॉकलेट मिल्क शेक और डोनट्स खाते थे। एक रात उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। वो उन लोगों की मानसिक और शारीरिक ताकत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी क्षण सील बनने का फैसला किया। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। जब उन्होंने दौड़ने की कोशिश की तो वो 1/4 मील भी नहीं दौड़ पाए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्हें चक्कर आ गया। वो पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि वो कुछ भी करने लायक नहीं है। और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने अपनी मानसिकता को बदलने के लिए कुछ तरीके विकसित किए। पहला था अकाउंटेबिलिटी मिरर। अकाउंटेबिलिटी मिरर मतलब जवाबदेही का आईना? हाँ, वो शीशे पर स्टिकी नोट्स लगाते थे जिन पर वो अपने लक्ष्य लिखते थे, जैसे वजन कम करो या नेवी सील बनो। ये उन्हें हर रोज उनकी हकीकत का सामना करने और खुद को जवाबदेह बनाने का एक तरीका था। मतलब रोज सुबह उठकर अपनी कमियों का सामना करना। बिल्कुल। हमारा दिमाग ना विरोधाभास पसंद नहीं करता। जब आप रोज आईने में अपने लक्ष्य को देखते हैं और फिर दिन भर उसके उलट काम करते हैं, तो दिमाग में एक बेचैनी पैदा होती है। गॉगिन्स ने इसी बेचैनी को एक्शन लेने के लिए एक ट्रिगर की तरह इस्तेमाल किया। वो आईना उनका ड्रिल सार्जेंट बन गया था। फिर आता है टेकिंग सोल्स का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? आत्मा पर कब्जा करना? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब है अपने प्रतिद्वंद्वी, चाहे वो बॉस हो, टीचर हो या कोई ट्रेनर, उसे अपने काम और मेहनत से इतना चकित कर देना कि उसकी आप को तोड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। अच्छा, मतलब उत्कृष्टता के जरिए एक मानसिक बढ़त हासिल करना। एकदम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनका 40% का नियम। गॉगिन्स का मानना है कि जब हमारा दिमाग हमें कहता है कि हम थक चुके हैं और अब और नहीं कर सकते, तब हम असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारे अंदर 60% और देने की ताकत बची होती है। 1 मिनट, सिर्फ 40%? ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। अगर कोई सच में अपनी शारीरिक सीमा पर हो तो ये खतरनाक भी तो हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गॉगिन्स का ये नियम कोई वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक मानसिक मॉडल है। ये इस विचार पर आधारित है कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अच्छा। दिमाग का काम शरीर को नुकसान से बचाना है, इसलिए वो खतरे का सिग्नल यानी दर्द और थकान का एहसास बहुत जल्दी भेज देता है।
गॉगिन्स कहते हैं कि इस सिग्नल को पहचानना और फिर भी आगे बढ़ते रहना ही असली ट्रेनिंग है। और उन्होंने इसे साबित भी किया जब उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के सिर्फ 3 दिन के नोटिस पर सैन डिएगो की 100 मील की अल्ट्रा मैराथन दौड़ पूरी की। हाँ, 100 मील यानी लगभग 160 किलोमीटर। और दौड़ के दौरान उनके शरीर ने जवाब दे दिया, हड्डियां टूट गईं। किडनी फेल हो रही थी। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को ये याद दिलाकर खुद को आगे बढ़ाया कि दर्द अस्थायी है। और इन मुश्किल पलों से निकलने के लिए उन्होंने कुकी जार तकनीक का इस्तेमाल किया। कुकी जार, ये क्या है? ये एक मानसिक जार है जिसमें वो अपनी पिछली सभी जीतों और मुश्किलों पर पाई गई विजय को कुकीज की तरह सहेज कर रखते हैं। दिलचस्प है। जब भी वो हार मानने की कगार पर होते हैं, वो इस जार से एक कुकी निकालते हैं और याद करते हैं कि वो पहले भी असंभव को संभव कर चुके हैं। तो उस मैराथन के दौरान उनकी कुकी क्या थी? उस वक्त उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने 3 बार हेल वीक पूरा किया था। याद किया कि कैसे वो बचपन के उस नरक से बच के निकले थे। ये यादें सिर्फ यादें नहीं थीं, ये इस बात का सबूत थीं कि वो पहले भी ये कर चुके हैं। और इन सब तकनीकों का आधार है एक कठोर मन, कैलिस्ड माइंड का निर्माण। हाँ, जैसे वजन उठाने से हाथों पर गट्ठे पड़ जाते हैं ताकि आगे दर्द ना हो, वैसे ही मुश्किलों और दर्द का सामना करने से दिमाग कठोर हो जाता है। तो उन्होंने अपने अपमान, नस्लवाद और दुर्व्यवहार के अनुभवों को एक पीड़ित की तरह देखने के बजाय एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखा। एकदम सही। उन्होंने उन सभी बुरी यादों को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया। जब भी वो किसी मुश्किल ट्रेनिंग में होते थे, वो अपने पिता के दिए दर्द को याद करते थे और सोचते थे कि ये दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिन मुश्किलों ने उन्हें लगभग तोड़ दिया था, वही मुश्किलें उनके दिमाग को भविष्य की चुनौतियों के लिए बख्तरबंद बना रही थी। उन्होंने दर्द को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। डेविड गॉगिन्स की कहानी हमें यह दिखाती है कि हम सब अपनी बनाई हुई सीमाओं में जीते हैं। हम अक्सर आराम खोजते हैं और दर्द से बचते हैं, लेकिन गॉगिन्स का सफर एक अलग रास्ता सुझाता है। बिल्कुल, ये हमें एक शक्तिशाली सवाल पूछने के लिए उकसाता है, जो किताब के आखिरी चैप्टर का शीर्षक भी है, व्हाट इफ। क्या होता अगर? हाँ, क्या होता अगर? क्या होता अगर आप उस दर्द को थोड़ा और सह लेते? क्या होता अगर आप उस काम को छोड़ते नहीं जब आपका मन हार मान रहा था? क्या होता अगर आप अपनी पिछली नाकामियों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते? ये सवाल हमें अपनी क्षमता को फिर से परिभाषित करने की चुनौती देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में क्या कुछ करने में सक्षम हैं।